हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन। देखो, जीन अभिव्यक्ति के नियमन से क्या मतलब होता है। सिंपल सा मतलब है कि इसके द्वारा कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। भाई अब जीन की क्या करनी है, अभिव्यक्ति करनी है। कहने का मतलब कोशिका में क्या करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ठीक है। अब किसी भी जीव की समस्त जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उनमें जीन एक समान प्रकार की होती है। भाई कोई भी जीव है उसमें कोशिकाएं होगी और उन कोशिकाओं में जीन होगी। ये जीन जो है वो क्या करती है, एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। फिर चाहे वो कोशिका क्या हो, अलग अलग हो। चाहे वो कोशिका क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कोशिका में ही उपस्थित जीनों का क्या किया जाता है, नियमन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, नियमन किया जाता है। या मैं कहूँ कोशिका में उपस्थित जीनों में क्या किया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। उसे कहा जाता है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ओके। अब यूकेरियोट्स में यह नियमन 4 प्रकार का होता है। किसकी बात कर रहा हूँ, यूकेरियोट्स में कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। देखो कौन कौन सा होता है। जो पहला होता है उसे कहा जाता है अनुलेखन स्तर पर। अनुलेखन स्तर पर। जो दूसरा होता है वो होता है अनुलेखन पश्च रूपांतरण स्तर। और जो तीसरा होता है वो होता है mRNA के राइबोसोम स्थानांतरण से। और चौथा जो होता है वो अनुवादन स्तर पर। ठीक है। तो यूकेरियोट्स में जो जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है वो 4 प्रकार से होता है, ये और ये। ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद में, यूकेरियोट्स में की अगर मैं बात करूं, देखो 4 स्तर तो ऑलरेडी है। तो यूकेरियोट्स में बात करूं तो यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। यह प्रक्रिया क्या होती है, जटिल। ठीक है। परंतु प्रोकैरियोट्स में ये प्रक्रिया जो क्या होती है वो सरल होती है। तो अपन जब अभी अध्ययन करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में करेंगे, यूकेरियोट्स में अपन अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। तो अपन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। तो अपन बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में जीन नियमन। भाई देखो, प्रोकैरियोट्स में जो जीन नियमन होता है या जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है वो अनुलेखन स्तर पर होता है। किस पर होता है, अनुलेखन स्तर पर। ठीक है। अब इस अनुलेखन स्तर पर भी इसका अध्ययन किसने किया था, जेकब व मोनार्डे ने किया था। ठीक है। किस पर किया था, ई कोलाई जीवाणु पर किया था। किस पर किया था, ई कोलाई जीवाणु पर। ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है वो अनुलेखन स्तर पर होता है। इसको हम ओपेरिन अवधारणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेरोन अवधारणा। ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ओपेरोन अवधारणा किसने दी, तो किसने दी थी, जेकब व मोनार्डे ने दी थी। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, अब ओपेरोन अवधारणा के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि प्रोकैरियोटिक में किसी विशिष्ट पदार्थ के उपापचय से,
ठीक है, कोई भी विशिष्ट पदार्थ हो सकता है, उसके उपापचय से जो समस्त जीन होती है वो क्या हो जाती है, एक साथ नियमित हो जाती है। नहीं समझे भाई? जैसे मान लो अभी अपन इसमें काम में लेंगे लैक्टोज, ठीक है, तो इस पदार्थ की उपस्थिति में जो सारी जीनें हैं वो उनका क्या हो गया, नियमन हो गया। क्या हो गया, नियमन हो गया, मतलब वो एक समूह में हो गई। क्या हो गई, एक समूह में हो गई, वो होता है जीन विनिमय। क्या होता है, जीन नियमन। ठीक है भाई, बात ही किसकी चल रही है, प्रोकैरियोटिक में जीन नियमन। तो जब किसी भी पदार्थ की उपस्थिति में सारी जीनें क्या हो जाए, एक साथ नियमित हो जाए, या मैं कहूँ समूह में उपस्थित हो जाए, उसे प्रोकैरियोट्स में जीन विनिमय कहा जाता है। समझ गए? ये किसकी अवधारणा थी, ये लेक ओपेरोन की अवधारणा थी। ओके, अब जो ये ओपेरोन होता है ना, वो एक सिंगल रेगुलेटेड जेनेटिक यूनिट है। कैसी है, एकल नियंत्रित आनुवंशिक इकाई है। ठीक है, अब इस ओपेरोन के, या मैं कहूँ प्रोकैरियोट में जीन नियमन के 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 4 घटक। अपन ओपेरोन के भी बोल सकते हैं कि ओपेरोन अवधारणा के दौरान जो ये सिंगल रेगुलेटेड जीन है, इसके 4 घटक होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका नियामक, नियामक जीन। ठीक है, तो पहली हो गई आपकी नियामक जीन, जिसे अपन बोलते हैं रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। ठीक है, अब रेगुलेटर जीन होती क्या है, देखो यह जो जीन है ना, ये क्या करती है, ये संदमक प्रोटीन का निर्माण करती है। संदमक का मतलब क्या होता है, विरोधी। ठीक है, तो संदमक प्रोटीन का निर्माण करती है, जो ऑपरेटर से जुड़ने में सक्षम होती है। ठीक है भाई, नियामक जीन जो है वो एक संदमक का निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रेसर। ध्यान रखना, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ा करो, ताकि उससे क्या है, थोड़ा दिक्कत नहीं आती है। साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट जिसमें हिंदी इंग्लिश चलती है, आप सभी को पता है, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के बारे में भी ध्यान रखा करो। ठीक है, तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, क्या बनाती है, संदमक प्रोटीन बनाती है, जो ऑपरेटर से जुड़ने में सहायक होती है। अभी अपन देखेंगे किस प्रकार से ऑपरेटर से जुड़ती है, नहीं जुड़ती। ठीक है, क्यों नहीं जुड़ती, तो क्या होता है, तो वो सारी बातें अभी अपन आगे देखेंगे। पहले इनके घटकों के बारे में अपन अभी जान रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया नियामक जीन। दूसरा जो होता है उसे बोला जाता है प्रमोटर। दूसरा क्या है, प्रमोटर। अभी प्रमोटर क्या होता है, देखो प्रमोटर यह जीन खंड है जो ये अपनों ने पहले भी अनुलेखन जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, प्रमोटर, ऑपरेटर, संरचनात्मक जीन, वो तीनों जीनें अभी इसमें उपस्थित है। क्योंकि अनुलेखन स्तर पर होगा तो अनुलेखन की चीज़ें तो आएगी ही आएगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ अधिक आ जाती है, उसे बोलते हैं नियामक जीन, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि वो अनुलेखन चाहे करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर जो संरचनात्मक जीन से पहले स्थित होता है। किससे, संरचनात्मक जीन से पहले उपस्थित हो। ठीक है, अच्छा आपको पता है जब अपन अनुलेखन स्तर की बात कर रहे थे, तो अनुलेखन स्तर पर आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले कहाँ जुड़ रहा था, इसी से ही तो जुड़ रहा था। तो इससे कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब दूसरा जो तीसरा जो आता है वो आता है अपना ऑपरेटर। ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर क्या है, अब आपको पता है ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर वो होता है जो संरचनात्मक जीन के कहाँ पर उपस्थित होता हो, पीछे की ओर, या मैं कहूँ ऑपरेटर प्रोमोटर के पीछे, सॉरी माफ करना, जो प्रोमोटर, यह प्रोमोटर वह संरचनात्मक
के मध्य स्थित होता है, के मध्य स्थित होता है। ठीक है। अब ऑपरेटर क्या होता है, प्रमोटर वो संरचनात्मक मध्य स्थित होता है, और जो रिप्रेसर प्रोटीन बनती है, जो संदमक प्रोटीन बनती है, वो इसी से जुड़ती है। ठीक है। जो रिप्रेसर बनती है, जैसे कोई भी लैक्टोज हो गया, कुछ भी हो गया, वो इसी से आकर जोड़ेगी और यही डिसाइड करेगी कि आगे अनुलेखन होगा या नहीं होगा। ठीक है। चौथी जो आती है वो आती है अपनी संरचनात्मक जीन। ठीक है। तो देखो, संरचनात्मक जीन और सिस्ट्रोनिक जीन एक ही बात है, कंफ्यूज ना होना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि सिस्टर्न क्या है, तो जो संरचनात्मक जीन है वही सिस्टर्न है। ओके। तो यह एक पॉलीसिस्टर्न है। क्या होती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन है। अब पॉलीसिस्टर्निक का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक से अधिक जीनें उपस्थित होती है। ठीक है। तो पॉलीसिस्टोनिक का मतलब तो आपको पता चल गया, जिसमें एक से अधिक जीनें उपस्थित होती हैं, और ये जो होती है वो किसी पदार्थ के उपापचय से, किसी पदार्थ के उपापचय से संबंधित सभी जीन बनाती है, सभी एंजाइम बनाती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, संरचनात्मक जीन या सिस्टोनिक जीन क्या होती है, यह एक पॉलीसिस्टोनिक जीन है, जो कोई भी किसी भी पदार्थ के उपापचय से संबंधित समस्त एंजाइमों को क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि अपन बात करें तो लैक्टोज उपापचय से संबंधित लेक ओपेरिन में या लेक ओपेरोन में 3 संरचनात्मक जीन पाई जाती है। ठीक है। तो उदाहरण की बात करें कि लैक्टोज उपापचय से संबंधित लेक ओपेरिन में कितनी संरचनात्मक जीन पाई जाती है, 3। कौन कौन सी, देखो, ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आया था कि लैक्टोज जेड से संबंधित एंजाइम का नाम लिखिए। ठीक है। तो अभी अपन बता रहे हैं कि 3 जीन उपस्थित होती है, कौन कौन सी होती है। पहली होती है लैक जेड। इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है। अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज हो गया। एक होती है लैक वाई, इसमें होता है लैक्टोज परमीएज। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें लैक्टोज की जो सांद्रता होती है या मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और एक होता है लैक ए, ये क्या होता है, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनाता है। देखो, लैक जेड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। अच्छा, लैक्टोज, इसका जो कार्य है वो क्या है, इसका कार्य यही है कि लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों का निर्माण करता है। लैक वाई ये लैक्टोज परमीएज में होती है, मतलब इसमें लैक्टोज की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और लैक ए ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का निर्माण करती है और इसका कार्य क्या होता है, अज्ञात होता है। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, अज्ञात। तो ये थी भाई साहब कि जो लेक ओपेरिन होती है उसमें 3 संरचनात्मक जीन पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, लेक जेड, लेक वाई और लेक ए। या आप ऐसे भी बोल सकते हो जेड जीन बीटा, जेड जीन, वाई जीन या ए जीन। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो इसमें।
पर मेरे हिसाब से ऐसा बोलना अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ गए? चलिए अब देखो, अभी अपने ने 3 एंजाइम पढ़े ही थे, ठीक है। 3 जीनें पढ़ी थी, कौन कौन सी? लेक, जेड, वाई और ए। यही से स्टार्ट हो जाता है आपका लेक ओपेरन। देखो लेक ओपेरन तो स्टार्ट से ही है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो अवधारणा जेकाबे मोनार्ड ने दी थी वो ओपेरन के आधार पर ही दी थी, जिसे अपनों ने ओपेरन अवधारणा कह दिया था। अब देखो, अभी मैं बात करूँ तो ओपेरन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ओपेरन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका इंड्यूसिबल ओपेरन, मतलब प्रेरक, और जो दूसरा होता है आपका वो होता है रिप्रेसिबल, मतलब संदमक, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओपेरन क्या होता है तो सारी आपको रामायण लिखनी है, प्लस ये भी बता रहा है कि ओपेरन 2 प्रकार का होता है। अवधारणा पूछे तो भी आपको ये बताना है, ठीक है। अब इंडिस्यूबल का मतलब क्या हो गया? इंडिस्यूबल का मतलब होता है ये जो ओपेरन होता है वो इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। परंतु किसी भी प्रेरक के साथ, किसी भी प्रेरक के साथ जुड़ने पर सक्रिय हो जाता है भाई। समझ रहे हो भाई? जो अभी अपन ओपेरन ले रहे हैं वो ओपेरन क्या है? निष्क्रिय है, लेकिन जैसे ही किसी भी प्रेरक के साथ जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। जैसे प्रेरक का मतलब लेक ओपेरिन, लेक ओपेरन, ठीक है। अब इसके 2 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इंडिसिबल के। जैसे कि पहला, जब लैक्टोज क्या हो? लैक्टोज अनुपस्थित हो, ठीक है। तो जब लैक्टोज अनुपस्थित होगा, मतलब माध्यम में जब लैक्टोज अनुपस्थित होगा, तो देखो ये मैं बना रहा हूँ, जीन बन गई अपनी एक, ठीक है। इस पर ये कौन सी है? रेगुलेटर, जिसे अपन नियामक जीन कहते हैं। यहाँ पर कौन सी है? प्रोमोटर। ये है अपनी ऑपरेटर। ये है अपनी जेड वाली जीन, ये है वाई वाली, और ये है ए वाली, ठीक है। ये लैक्टोज जो अनुलेखन हो जाएगा तब की बात है। तो माध्यम में जब लैक्टोज अनुपस्थित होगा तो ये जो, अब आपको पता है रेगुलेटर जीन कोई संदमक प्रोटीन बनाती है, माफ़ी चाहूँगा, तो संदमक प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। अब ये संदमक प्रोटीन है। अब देखो ये संदमक प्रोटीन बना दी, लेकिन अब इसमें क्या नहीं है? लैक्टोज एब्सेंट है। लैक्टोज क्या है? अनुपस्थित है। तो लैक्टोज अनुपस्थित हो तो ये इसके साथ जुड़ेगी नहीं, और वो जुड़ेगी नहीं तो सक्रिय नहीं होगी, ठीक है। अब सक्रिय नहीं होगी तो ये सीधी कहाँ पर जाएगी? ऑपरेटर के पास। किसके पास जाएगी? ऑपरेटर के पास, ठीक है। अब देखो ऑपरेटर के पास चली गई तो ऑपरेटर से जाते ही ये क्या हो जाएगी? इससे जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अब ऑपरेटर से जुड़ गई तो आरएनए पॉलीमरेज से क्या हो जाएगी? बंधित हो जाएगी, मतलब बन जाएगी। अब ये आरएनए पॉलीमरेज से बंधित हो गई तो ये आगे इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, और आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? इसका अनुलेखन नहीं होगा। अनुलेखन नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? भाई जब माध्यम में कोई प्रेरक ही उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो वो जो बन रहा है प्रोटीन वो सक्रिय नहीं होगा, और सक्रिय नहीं होगा तो उसके फलस्वरूप अनुलेखन और अनुवादन भी नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, बात को दिमाग में बैठा लेना। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? जब लैक्टोज उपस्थित हो,
लैक्टोज क्या हो, उपस्थित हो। तो देखो जब लैक्टोज उपस्थित होगा तो क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जैसे ये मैंने बनाई कोई जीन, ये देखो ये बन गई जीन, ये अपनी रेगुलेटर जीन हो गई, ये अपना प्रोमोटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, और ये जेड, ये वाई, ये ए। ठीक है। अब जब लैक्टोज उपस्थित हो तो क्या होगा, ये एक नियमित, ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी एक, आपको पता है, रिप्रेसर प्रोटीन या संदमक प्रोटीन। ये संदमक प्रोटीन किससे जुड़ेगी, लैक्टोज से। अब ये लैक्टोज से जुड़ गई तो ये दोनों जुड़कर एक क्या बनाती है, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कॉम्प्लेक्स का, मतलब एक संकुल का निर्माण करती है, जो क्या होता है, सक्रिय होता है। क्या होता है, सक्रिय। अब सक्रिय होगा तो ये कहाँ जाके जुड़ेगा, ये जाएगा ऑपरेटर के पास। ठीक है। अब ये ऑलरेडी ही क्या है, सक्रिय है, तो ये इससे जुड़ नहीं पाएगा, और ये इससे जुड़ नहीं पाएगा तो क्या नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा बंधित नहीं होगा। और आरएनए पॉलीमरेज द्वारा बंधित नहीं होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, संरचनात्मक जीन के पास पहुँच जाएगा। और संरचनात्मक, ये कौन सी जीन है भाई, संरचनात्मक जीन। अब संरचनात्मक जीन के पास पहुँच जाएगा तो क्या होगा, अनुलेखन भी होगा और अनुवादन भी होगा। ठीक है। जब आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो आपको ये भी लिखना है कि लैक जेड भी बनेगा, लैक वाई भी बनेगा और ए भी बनेगा। ठीक है। ये तीनों आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बिल्कुल, तो मतलब क्या हो गया, देखो पहले वाले में तो माध्यम उपस्थित नहीं था। ठीक है। तो माध्यम उपस्थित नहीं था तो आपको पता है ये सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं, और निष्क्रिय होते हैं तो ये इससे जुड़ जाएगा, जाकर जुड़ गया तो अनुलेखन नहीं हुआ, मतलब संरचनात्मक जीन के पास नहीं पहुंचा। जब संरचनात्मक जीन के पास ही नहीं पहुंचेगा तो अनुलेखन भी नहीं होगा और अनुवादन भी नहीं होगा। दूसरे में माध्यम उपस्थित था तो ये माध्यम मतलब किसी भी प्रेरक के साथ क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के बाद ये ऑपरेटर से जुड़ते नहीं हैं, संरचनात्मक जीन के पास चले जाते हैं तो अनुलेखन भी होता है और क्या होता है, अनुवादन भी होता है। ठीक है, समझ लो। चलिए अब इसके बाद में देखो, यहाँ जो मैंने प्रेरक काम में लिया है वो प्रेरक अपना कौन सा था, वो था अपना लैक्टोज। कौन था, लैक्टोज। ठीक है। यदि हम इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलाएं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लैक्टोज लेक ओपेरिन जो है वो लैक्टोज की थोड़ी सी मात्रा में ही क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो ये तो हो गया पहला पार्ट आपका इंड्यूसिबल का। अब दूसरा जो पार्ट आता है अपना वो आता है रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, रिप्रेसिबल का मतलब होता है निरोधक। निरोधक, निरोधक ओपेरोन। ठीक है, अपने दो ओपेरोन की बात की है, एक तो अपनों ने करी ही ली इंड्यूसिबल की, और एक अपन बात कर रहे हैं रिप्रेसिबल की। ठीक है। अब देखो रिप्रेसिबल मतलब निरोधक ओपेरोन क्या होते हैं, ये सामान्य अवस्था में जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रेरक की उपस्थिति में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रेरक नहीं बोलेंगे, अब यहाँ रिप्रेसर बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये सामान्यतः कैसे होते हैं, सक्रिय, और जैसे ही रिप्रेसर की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, ये जैसे ही कोई रिप्रेसर आता है तो ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। समझ लो। ठीक है। अब सामान्य स्थिति में एक रेगुलेटर जीन क्या होती है, एक दुर्बल रिप्रेसर बनाती है भाई, दुर्बल संदमक बनाती है, जिसे अपन कहते हैं एपोरिप्रेसर। क्या कहते हैं भाई, एपोरिप्रेसर। ठीक है। और यह ओपेरन से नहीं जुड़ता, तो नहीं जुड़ता तो मतलब क्या होता है, अनुलेखन और अनुवादन का निर्माण होता है। साथ ही साथ किसका भी निर्माण होता है, ट्रिप्टोफान का निर्माण होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक एपोरिप्रेसर बनाएगी। ठीक है। और एपोरिप्रेशन का मतलब हो गया ट्रिप्टोफान बनाएगी, या कोई सा भी एक बना देगी, ई कोलाई भी बना देगी, कुछ भी बना देगी, हिस्टिडीन भी बना देगी भाई। ई कोलाई तो कहाँ बनाएगी, वो तो बैक्टीरिया है, प्रोटीन की बात चल रही है
एमिनोम्स बनाएगी वो तो, ठीक है। तो चलो ये ध्यान रखना भाई। रिप्रेसिबल का मतलब क्या होता है? निरोधक, ठीक है, जो सामान्य अवस्था में सक्रिय और जैसे ही कोई रिप्रेसर से जुड़ती है तो क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब जैसे मैंने ये लिया एक जीन, ठीक है, ये मेरी रेगुलेटर हो गई, यहाँ अपनी प्रोमोटर है, यहाँ ऑपरेटर है, और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आगे वही ZVY-A, ठीक है, ZY-A। कहने का मतलब आगे इसका काम चलता जाएगा। अब ये क्या बना रही है? ये कोई एपो रिप्रेसर बना रही है, मतलब कोई संदमक जीन बना रही है। अब ये सामान्य अवस्था में सक्रिय है, तो सक्रिय है तो ये इसके पास चली जाएगी, और इसके पास चली जाएगी तो ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगी, और ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगी तो संरचनात्मक जीन के पास में जाके क्या करेगी? अनुलेखन और अनुवादन करेगी। अनुलेखन व अनुवादन करेगी, मतलब दोनों ही होंगे, और दोनों ही होंगे तो इस में एंजाइम बनेगा, वो बनेगा ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान, ठीक है। अब क्या होता है? ट्रिप्टोफान का अधिक निर्माण हो जाता है। अब ट्रिप्टोफान का अधिक निर्माण हो गया तो ये को रिप्रेसर की तरह कार्य करता है, मतलब अब इसको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक में ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जो जाकर ऑपरेटर से जुड़ जाता है, ठीक भाई। एंजाइम ट्रिप्टोफान का ऐसा होता रहेगा तो ट्रिप्टोफान का निर्माण अधिक हो जाएगा। अब ये ट्रिप्टोफान ही क्या होता है? इसको नेगेटिव, इस जीन को क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में मतलब ये होता है, ये ट्रिप्टोफान की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ये जो जीन बनाती है संदमक, वो ट्रिप्टोफान से जुड़ जाती है, और ट्रिप्टोफान से जुड़ती है जैसे ही तो ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय होने के बाद ये किससे जुड़ जाएगा? ऑपरेटर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अनुलेखन भी बंद हो जाएगा और अनुवादन भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसका नियंत्रण किया जाएगा? ट्रिप्टोफान के निर्माण को रोका जाएगा, ठीक है। अब इस ओपेरिन में जो ये रिप्रेसर ओपेरिन होता है, इस ओपेरिन में क्या होता है? अंतिम उत्पाद स्वयं अपने निर्माण का विरोध करता है, समझ रहे हो भाई? अंतिम जो निर्माण होता है वो स्वयं अपने निर्माण का विरोध करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फीडबैक इन्वेशन। क्या कहते हैं इसको? फीडबैक इन्वेशन। मतलब मैं आपको अगर बताऊं, ऋणात्मक नियमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक नियमन कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। रिप्रेसर निरोधक बहुत ईजी है, लिखना ही है और कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।